गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए, विषय राजनीति विज्ञान, पेपर फर्स्ट, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। आज हम बात कर रहे हैं संघात्मक शासन का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें हमने डिस्कस करना है संघात्मक राज्य में शक्ति विभाजन। कल हमने जिस वीडियो लेक्चर में संघात्मक राज्य के अर्थ परिभाषा के बारे में बात की थी, उसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी, तो सबसे प्रमुख विशेषता की जो बात थी वो थी सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति विभाजन। और इस शक्ति विभाजन की किस प्रकार होता है, भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी संघात्मक शासन है वहाँ शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। इस संबंध में 3 प्रकार की पद्धतियाँ हैं। पहला है, संविधान द्वारा केंद्र की शक्तियाँ स्पष्ट कर दी जाती हैं और शेष अधिकार राज्यों के पास छोड़ दिए जाते हैं। अमेरिका में ऐसा किया गया है। जो केंद्र की शक्तियाँ हैं वो स्पष्ट हो गई और जबकि राज्यों की जो शेष अधिकार हैं वो राज्यों को सौंप दिए गए हैं। अमेरिका इसका उदाहरण है। दूसरा तरीका है, राज्यों के अधिकार संविधान द्वारा स्पष्ट कर दिए जाते हैं और अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास छोड़ दी जाती हैं। तीसरा प्रकार है, तीसरी पद्धति है, केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए जाते हैं, जैसा भारत में किया गया है। भारत में जो शक्ति विभाजन है उसमें 3 सूचियाँ बनाई गई हैं: संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों को प्राप्त है, जबकि समवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। दोनों में यदि कोई अंतर विरोध हो तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। और अवशिष्ट सूची जो है, वो अवशिष्ट विषय हैं, वो केंद्र को सौंपे गए हैं, जैसा कि कनाडा में होता है। तो ये जो संघात्मक शासन है, इससे क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं? जैसा कि भारत अमेरिका के उदाहरण हमारे सामने हैं, तो हमने इसको कुछ बिंदुओं में विभाजित किया है। पहला बिंदु हमने रखा है संघात्मक शासन से क्या लाभ है। उसमें राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य होता है। इस शासन के अंतर्गत क्या होता है, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच में शक्तियाँ बांट दी जाती हैं और ये शक्ति विभाजन इस आधार पर किया जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय, जिसमें नियम नियंत्रण की एकरूपता आवश्यक होती है, केंद्रीय सरकार को या संघीय सरकार को सौंप दिए जाते हैं और स्थानीय महत्व के विषय इकाइयों की सरकारों को सौंप दिए जाते हैं। जैसा कि परिभाषा में भी हमने पढ़ा था, डाइसी की डेफिनेशन वहाँ आई थी कि संघ शासन राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत राजनीतिक पद्धति है। दूसरा बिंदु हम ले रहे हैं निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की पद्धति। जैसा कि संघीय शासन के अंतर्गत छोटे छोटे राज्यों को यह अवसर मिलता है कि वे परस्पर मिलकर एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण कर सकें। वही संगठन में शक्ति है, लकड़ियाँ अलग अलग हैं, तोड़ दी जाती हैं। अगर लकड़ियाँ संगठित हो जाएं, एक गट्ठर बना लें, तो उनको तोड़ना कठिन होता है। उसी पद्धति पर ये निर्बल राज्य संगठित होते हैं और एक बड़े राज्य का निर्माण कर लेते हैं, शक्तिशाली राज्य का निर्माण कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो 50 राज्य हैं, वे यदि पृथक रहते तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाती जो उसे आज अमेरिकन संघ में होने के कारण प्राप्त है। तीसरा बिंदु हमने लिया है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। छोटे छोटे राज्य यदि अकेले हों तो उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं होगी, किंतु यदि वे परस्पर मिलकर संघ का निर्माण कर लें तो उनकी प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। अमेरिका आज विश्व की प्रमुख शक्ति है और यदि ये
50 राज्य एक साथ मिलकर के नहीं रहते तो निश्चित रूप से अमेरिका आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो प्रतिष्ठा हासिल कर पाया है वो नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्थानीय स्वशासन का लाभ। संघात्मक शासन में संविधान द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी और दोनों के बीच में पावर्स का डिवीजन कर दिया जाएगा। इस शक्ति विभाजन के कारण स्थानीय जनता को अपना शासन स्वयं ही करने का अवसर प्राप्त होता है। स्थानीय जनता स्थानीय आवश्यकताओं से परिचित होने और उनमें बहुत अधिक रुचि होने के कारण अपनी उन्नति करने में अधिक सफल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंतर्गत राजनीतिक चेतना। संघीय शासन अपने नागरिकों को श्रेष्ठ राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को अपने क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करने का अवसर जो सरकार करती है उसमें प्रत्येक नागरिक जो है वो अपने स्थानीय मुद्दों से निकट से जुड़ा हुआ होता है, उसमें उसकी रुचि होती है। इसलिए जो भी कार्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं उनसे सीधी कह सकते हैं हम लोग चेतना या जागृति स्थानीय जनता को प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केंद्रीय शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि। जब संघात्मक शासन में शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, केंद्र और राज्य की शक्तियाँ अलग अलग हो जाएंगी, दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग हो जाएंगे, तो केंद्र सरकार के पास कामों का जो बोझ है वो कम हो जाएगा, जिससे केंद्रीय सरकार की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है निरंकुशता की आशंका नहीं रहती। संघात्मक शासन में कोई एक व्यक्ति या जन समुदाय सारी राजशक्ति अपने हाथों में लेकर एक तंत्र या श्रेणी तंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। एकात्मक शासन में संपूर्ण राजशक्ति का प्रयोग एक ही केंद्र से होने के कारण किसी एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण सत्ता प्राप्त करना कठिन नहीं होता, परंतु संघात्मक राज्यों में शासन शक्ति अनेक इकाइयों में बटी हुई होने के कारण यह बात संभव नहीं होती है। लॉर्ड ब्राइस ने इस संबंध में कथन दिया है कि संघ में एक निरंकुश शासन द्वारा जनता के अधिकार हड़प लिए जाने का खतरा नहीं रहता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयोगों के लिए अवसर। ये प्रयोगों की जो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि संघात्मक सरकार जो केंद्र सरकार है वो मान लीजिए कि कोई बड़ा कार्यक्रम चलाना चाहती है या कोई योजना चलाना चाहती है, तो उसको एक प्रयोग के तौर पर वो किसी एक राज्य में लागू करके देख सकती है। यदि उसके परिणाम सुखद हों तो उसको संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है, और यदि वो कानून या वो योजना सफल नहीं होती है तो उसको वहीं समाप्त कर किया जा सकता है। जैसे मनरेगा जब शुरू हुई थी 2 फरवरी 2006 को, तो ये जो है बहुत सीमित संख्या में कुछ जिलों में लिमिटेड 100 भारत के 100 जिलों में प्रारंभ की गई थी, 130 जिलों में प्रारंभ की गई थी। और जब ये योजना सफल रही तो 2007 में इसको 100 और जिलों में बढ़ाया गया और 1 अप्रैल 2008 से इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। तो ये एक उदाहरण आपके सामने मनरेगा का है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विशाल राज्यों के लिए नितांत उपयुक्त। जो राज्य क्षेत्रफल में बहुत बड़े हैं, जहाँ जनसंख्या भी बहुत बड़ी है और जनसंख्या में विविधता भी है, तो वो वहाँ पर सभी समुदायों को सभी कह सकते हैं हम लोग क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संघात्मक सरकार में बहुत सारे अवसर और ऑप्शंस होते हैं। जैसे संघात्मक सरकार होती है, उसके बाद राज्य सरकार होती हैं, फिर राज्य सरकार में भी नीचे जिला स्तर पर और पंचायत स्तर तक पर वे जो है स्थानीय सरकारें काम करती हैं। तो हर वर्ग या समुदाय को छोटी छोटी जगह प्रतिनिधित्व दे करके संतुष्ट किया जा सकता है और उनका सहयोग राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में दिया जा सकता है। आगे हमारा जो बिंदु है वो है संघीय शासन के दोष। हमने जहाँ इतने सारे गुणों को गिना है, वहीं इसकी कुछ
कमज़ोरियाँ भी हैं, कुछ दोष भी हैं। और मैंने आपको जैसे पहले भी कई बार अपने टॉपिक्स में कहा है कि किसी प्रणाली में दोष नहीं होता है, ये दोष व्यक्ति या संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला बिंदु है आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता। राजनीतिक शक्ति की एकता के अभाव में संघ राज्य में वह एकता और शक्ति नहीं होती जो एकात्मक शासन में होती है। जिन विषयों का संबंध संघ की इकाइयों द्वारा किया जाता है, उनके संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता होने के कारण शासन में निर्बलता आ जाती है और दोहरे प्रशासन के कारण प्रबंध में आवश्यक देर लगती है। जैसे जब तक हमारे देश में जीएसटी नहीं था, अलग अलग स्टेट में वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स, उसकी जो कह सकते हैं परसेंटेज अलग अलग राज्यों ने अपने हिसाब से तय कर रखी थी। तो उसकी वजह से दोहरे मानदंड की बात की जाती थी कि एक ही देश के अंतर्गत जो है वो अलग अलग प्रकार की कानून या अलग अलग प्रकार की कर प्रणाली क्यों है। लेकिन ये संघात्मक शासन में होता है कि अगर राज्य सरकारें अलग अलग हैं, उनकी मानसिकता और राज्य शक्ति, इच्छा शक्ति अलग अलग प्रकार की है, तो उसमें निश्चित रूप से केंद्र से अलग चलने की प्रवृत्ति भी विद्यमान होती है, जिसके चलते प्रशासन निर्बल हो जाता है। इसी तरह दूसरा जो दोष बताया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दुर्बलता का। जैसा कि प्रत्येक संघ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन का कार्य केंद्र सरकार ही करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन ठीक प्रकार से करने के लिए व्यापार, वाणिज्य, सूचना और पर्यटन आदि अनेक विभागों का सहयोग आवश्यक होता है। एक संघ राज्य के अंतर्गत ये विभाग साधारणतः इकाइयों के अधिकार के अंतर्गत रहते हैं और इसलिए केंद्रीय सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संचालन में कठिनाई होती है। जब आंतरिक विभेद विदेश नीति को प्रभावित करने लगते हैं तो विदेश में राज्य की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में संघ में अनेक बार ये निर्बलता देखी गई है। केसी वियर ने कहा है कि संघवाद और उत्साहपूर्ण विदेश नीति साथ साथ नहीं चल सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय एकता को खतरा। अनेक बार संघ राज्य के अंतर्गत विविध इकाइयों के शासन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण दृढ़ नहीं होता। ऐसा समय आ सकता है जबकि कोई इकाई संघ राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दे या अनेक इकाइयां मिलकर संघ राज्य की नीति का प्रतिरोध करने के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका में जब संघीय सरकार ने दास प्रथा का अंत करने का निश्चय किया तो इस नीति से असहमत होकर दक्षिणी राज्यों ने इसका विरोध किया और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी तरह हमारा जो दोष के अंतर्गत बिंदु है उत्तरदायित्व या निश्चितता, क्योंकि यहाँ दो प्रकार की सरकारें हैं, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक सरकार में दो प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और एक राज्य की सरकार। और दोनों सरकारें काम करती हैं और जहाँ कहीं कोई उत्तरदायित्व की बात आती है, कोई गलत काम हो जाता है तो दोनों सरकारें एक दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास करती हैं और जनता वास्तव में तय नहीं कर पाती कि इस काम के लिए कौन जिम्मेदार है। इसी तरह यहाँ पर दो प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के लिए अलग अलग चुनाव कराने पड़ते हैं, दोनों की अलग अलग सरकारें बनती हैं, इसलिए इसमें काफ़ी समय और धन का अपव्यय होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राज्य के प्रति भक्ति का विभाजन, कि जब व्यक्ति एक संघ राज्य में रहता है तो वहाँ दो प्रकार की सरकारें होती हैं। तो एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। तो व्यक्ति ये निश्चित नहीं कर पाता कि उसे अपनी भक्ति किसके प्रति रखनी चाहिए, राज्य के प्रति या केंद्र के प्रति। यदि वो राज्य के प्रति भक्ति रखता है तो निश्चित रूप से देश की एकता को खतरा उत्पन्न होगा और देश का विभाजन का खतरा बना रहेगा। आगे हमारा बिंदु है संघों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। जैसा कि हम देखते हैं कि विश्व के सभी संघ राज्यों में इकाइयों की सरकारों की तुलना में केंद्रीय सरकार की शक्तियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। भारत और कनाडा आदि जिन संघों का निर्माण अभी हाल ही वर्षों में हुआ है, वहाँ पर तो संविधान द्वारा की इकाइयों की सरकारों की तुलना में केंद्रीय सरकार को बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड आदि पुराने संघ राज्यों के अंतर्गत भी वर्तमान समय की प्रवृत्ति केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि करने की है। तो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से संघों की में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आती है। इसमें पहला कारण है युद्ध। युद्ध केंद्रीकरण का सबसे अधिक प्रमुख जनक है। युद्ध काल में केंद्रीय शासन का नियंत्रण बहुत अधिक कड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय में समाज को सुरक्षा की नितांत आवश्यकता होती है और इस प्रकार की सुरक्षा केंद्रीय सरकार द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है केंद्रीय अर्थव्यवस्था। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था का केंद्रीकृत रूप विकसित होने के कारण सभी तरफ केंद्रीकरण हो रहा है। आजकल कोई भी समस्या स्थानीय नहीं रही और न ही स्थानीय आधार पर उसका कोई हल संभव हो पाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है न्यायपालिका द्वारा संविधान की उदार व्याख्या। संघीय राज्यों में यदि भी संविधान बहुत लिखित और कठोर होता है, लेकिन संविधान की व्याख्या का कार्य न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। लेकिन न्यायपालिका कई बार ऐसी उदार व्याख्याएं करती है जिसकी वजह से केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि होती है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा इकाइयों को सशर्त सहायता अनुदान देना और व्यक्तियों का जो दृष्टिकोण परिवर्तित हो रहा है उस वजह से भी कह सकते हैं हम कि संघों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संघवाद का क्या भविष्य है। इस बात को लेकर के दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक तरफ विलोबी, लिप्सन और प्रोफेसर सेट ये कहते हैं कि संघात्मक राज्य भविष्य में एकात्मक राज्य में परिणत हो जाएंगे। विलोबी का कथन है कि संघ की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय भावनाएं हिलोरे लेने लगती हैं और आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्रीय सरकार की शक्तियां बढ़ने लगती हैं, जबकि राज्य सरकारों की शक्तियों में ह्रास होने लगता है। संघ की स्थापना के बाद से ही कुछ ऐसा परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है मानो संघ राज्य की शर्तों को तोड़कर एकात्मक सरकार की ओर बढ़े जा रहे हों। गार्नर ने भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा सिजविक और फेडरिक ने भी आर्थिक कारणों से ऐसी आशंका व्यक्त की है कि संघवाद जो है वो स्थायी साबित नहीं होगा और ये निश्चित रूप से एकात्मक राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि दूसरी जो विचारधारा है जिसका प्रतिनिधित्व केसी वियर करते हैं, वो कहते हैं कि संघात्मक राज्य संघात्मक ही रहेंगे। उनका एक कथन है, कहते हैं कि ये भविष्यवाणी है, ऐतिहासिक निर्णय नहीं, क्योंकि आज तक कोई भी संघात्मक राज्य एकात्मक सरकार में नहीं बदला। इस प्रकार की कोई प्रामाणिक गवाही नहीं है कि संघात्मक सरकार एकात्मक सरकार की ओर जाने की प्रक्रिया में एक स्तर से कुछ अधिक नहीं होगी। तो प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग ने भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये कहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को छोड़कर विश्व राज्य तक हमें पहुंचना है तो निश्चित रूप से संघात्मक प्रणाली के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। और केसी वियर का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जो संघवाद के भविष्य को लेकर है। वो कहते हैं कि संघवाद विजय की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर आज का जो संघात्मक शासन के गुण दोष और उसके भविष्य को लेकर था। आशा है आपको पसंद आया होगा। इसे आप पढ़ें। धन्यवाद।